हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का पहला वाला चैप्टर है। यह है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए इस चैप्टर के जो सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं या फिर डेरिवेशन है वो ही आपको बताए जाएंगे। देखिए और ये है 6 इंपॉर्टेंट के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के हैं टॉपिक है, ये डेरिवेशन है। देखिए अगर आपने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए जो आपको बताए जा रहे हैं इस चैनल पे, तो आपके पेपर में 70 में से 70 नंबर भी आ सकते हैं। देखिए कौन कौन से डेरिवेशन जो आपको तैयार करने हैं, और देखिए जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में वही आपको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे स्पीड से। और ये क्लास 12 की फिजिक्स से आप जानते हैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए दिखाए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए देखो इस चैप्टर का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। इसके पहले वाले डेरिवेशन सोल्व कर चुके हैं जो आईएमपी थे, और ये है गॉस की पिरामिड जो काफ़ी आती है एग्जाम में, और ये है आईएमपी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखो काफ़ी बार आ चुकी है एग्जाम में, 18, 20, 21 इस डेट में ये आ चुकी है। अब ये होती क्या गॉस की पिरामिड, वो सुनो। कोई बंद पृष्ठ होता गोल गोल टाइप का, उसमें क्या कर देंगे, एक बिंदु पी लेंगे जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा गॉस की पिरामिड हल करनी है, मतलब वैद्युत फ्लक्स फाई का मान हमें निकालना है। अब देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखी जाएगी। इस पिरामिड के अनुसार, मतलब गॉस की पिरामिड के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये कोई बंद पृष्ठ होगा। अब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है। तो वैद्युत फ्लक्स होता है हमारे पास फाई। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो हमारे पास क्या है, ये फाई ई है, उसमें उपस्थित आवेश का, आवेश मतलब क्यू का, जो आवेश होता है हमारे पास क्या होता है, ये होता है क्यू, 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होगा वो सुनो। तो ये होता है हमारे पास फाई ई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन0 इंटू क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से इसकी हिंदी ये वाली लिख सकते हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। गुना मतलब गुना का निशान, तो ये जो गुना का निशान है इसको बोला जाता है गुना होता है। तो आसान थ्योरी है, इसके इस फॉर्मूले से इसकी हिंदी निकाल सकते हो। अब ये जो उत्पत्ति है, अब इसकी उत्पत्ति कैसा करोगे वो सुनो। इसकी जो उत्पत्ति है इस डायग्राम से इसकी हिंदी लिख सकते हो। माना क्या है, यह एक गोल पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस के आवेश रखा है। प्लस के आवेश से r दूरी पर, प्लस के आवेश से क्या है r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहां पर क्या है एक छोटा अवयव dA रखा है, ठीक, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय को हल करना है। वैद्युत फ्लक्स के द्वारा मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा गॉस के प्रमेय को हमें हल करना है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तुम्हें यूज करना 1/4πε0 क्योंकि इसी फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला आएगा निकल के, कौन सा, ये वाला। तो अब इसकी हिंदी एक बार ये वाली पढ़ लो जो इसकी लिख सकते हो, और बिल्कुल आसान तरीके से है। माना कि एक बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है, तो हमारे पास कोई बिंदु आवेश क्या रखा है, प्लस क्यू, ये रखा हमारे पास बिंदु आवेश इस तरीके से। तो माना कोई बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू, एक बंद पृष्ठ के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है, तो ये ओ बिंदु पर स्थित है। इससे क्या है आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इससे ये आर दूरी पर एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर पी रखा है, जहां ई वेक्टर व डी वेक्टर के बीच में थीटा कोण बनता है। जहां पे हमारे पास ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर के बीच में क्या है, थीटा कोण बनता है। अब इसका हल कैसा करेंगे वो सुनो। अब इसका हल कर देखो, इसको हल करने के लिए तुम्हें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका वैद्युत फ्लक्स का। और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो यहाँ पर है हमारे पास डीए क्या है, ये एक छोटा अवयव है, ये क्षेत्रफल है। तो डीए क्षेत्रफल से, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा हमारे पास, ये होगा तुम्हारे पास क्या होगा, फाई। तो याद रखो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बताया तुमने, फाई ई बराबर, हाँ, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। इसकी हिंदी आगे पीछे चल रही है तो सब चलता है, इसके फॉर्मूले करेक्ट होने चाहिए। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब याद रखो जैसे ही तुम इसका वेक्टर का मान घटाओ तो क्या आएगा, हाँ कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। क्यों आया, हाँ, और क्योंकि इनके बीच में एंगल भी क्या बन गया, डी ए कोस थीटा के बीच में, मतलब डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन गया, तो यहाँ पर कोस थीटा बनाकर निकलेगा ये।
अब ध्यान से देखो, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब इसको सोल्व करने के लिए अभी बताया था, इसमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था बताओ? हाँ, बट हम जानते हैं, बट हम जानते हैं इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये फॉर्मूला था हमारे पास किसका? इस E का मान था हमारे पास। अब ध्यान से देखो, इसका मान फिट करते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास 5E बराबर आ चुका है। इस E की जगह E का मान लगा दो, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q बटा R स्क्वायर, हमने मान लगा दिया इसका, ठीक। यहाँ से बचा डी ए कोस थीटा, यहाँ से बचा हमारे पास डी ए कोस थीटा। अब हम इसको क्रम से लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे क्रम से, वो सुनो। देखो क्यू का ना क्यू कर देगा, हाँ, तो 5E बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और यहाँ से बचा हमारे पास डी ए कोस थीटा बटे में क्या बचा? आर स्क्वायर। तो Q का ना Q करा, और यहाँ से बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर हमने लिख दिया। इतना क्लियर है। यहाँ के बाद में कुछ आ जाए ध्यान पे, क्या करना हमें? समाकलन करेंगे इसका। तो समाकलन कर दो, यहाँ पर चाहो तो लिख दो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। समाकलन इस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटा सा अवयव है, और छोटे से छोटे अवयव को जो ऐड करके मान निकालता, वो निकालता समाकलन। अब जैसे इसका समाकलन करेंगे तो इसका आंसर आएगा, देखो कैसा आएगा। यहाँ पे हमारे पास 5E बराबर, और यहाँ पे हमारे पास समाकलन करेंगे तो समाकलन का मार्क लगा दिया हमने, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये है हमारे पास। इतना आया समझ में? ठीक। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान पर रखो, ये जो डी ए कोस थीटा होता है, याद रखो, ये जो डी ए कोस थीटा होता है किसके बराबर होता है? देखो, हाँ, डी ए कोस थीटा अपॉन में कौन है? आर स्क्वायर। ये बराबर होगा किसके? डी ओमेगा। डी ओमेगा के बराबर होता। अब ये आगे कैसे सोल्व होगा वो सुनो। तो यहाँ पर 5E बराबर आ चुका हमारे पास, ये क्वेश्चन वैल्यू बाहर खींच लें, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर खींचा। अब समाकलन का मार्क लगाएंगे, और ये जो हमारे पास वैल्यू है डी कोस थीटा आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या लगा दें हम? डी ओमेगा। क्या लगा दें? डी ओमेगा लगा दें हमने। इतना क्लियर है? ठीक। डी ओमेगा जैसे हम लगाएंगे, तो अब इसका देखो, तो यहाँ पे चूंकि मैं लिख दो, चूंकि मैं क्या लिखूंगी, ये जो डी ओमेगा है ये होता 4 पाई के बराबर। क्या होता? 4 पाई के बराबर होता कौन? डी ओमेगा। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये इसके बराबर ही आता निकल के। चूंकि मैं लिख दो, क्या है? डी ओमेगा किसके बराबर था? ये था 4 पाई के बराबर, ठीक। तो 5E बराबर आ चुका हमारे पास, यहाँ से आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? 4 पाई। क्या लगा दें? 4 पाई हमने लगा दिया है। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 5E बराबर जो बचा हमारे पास Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको क्रम से लिख लो। देखो क्रम से कैसे लिखेंगे, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक होता। तो यहाँ पे देखो 5E बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो इसके गुणा में एक छिपा हुआ रहता, कोई सी भी संख्या गुणा में एक तो छिपा हुआ रहेगा, क्योंकि क्यू गुना क्यू करेगा। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट n में ऐसे लिखा, तो गुणा में क्या रख दिया? क्यू। और हमें यही फॉर्मूला सिद्ध करना था, और यह है गॉस की प्रमेय। यह है गॉस की प्रमेय है। ठीक, पूरा डेरिवेशन सोल्व हो गया। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आसान है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हल करते हैं इसका। देखो तुम्हें जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हल करना है वो सुनो।
ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। देखो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तुम्हारा गॉस के प्रमेय के, ये है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग भी काफी आते हैं एग्जाम में और पहले वाले चैप्टर के ही है। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होता है पेपर में कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अनंत लंबाई का इस तरीके का आवेशित क्या होता है, तार होता है। ठीक, अब इसकी हिंदी कैसे लिखोगे वो सुनो। हिंदी सुन लो एक बार। माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, तो ये अनंत लंबाई का आवेशित क्या है, तार है। तार मतलब केबल मान लो, जो केबल चलता जिसमें करंट फ्लो होता, करंट चलता। तो अनंत लंबाई का क्या है, एक चालक तार है। कैसा है ये, एल लंबाई है ना इसकी। ठीक, तो माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या, लैम्डा है। तो कल जन परसों हमने पढ़ाया था लैम्डा, लैम्डा पढ़ाया था, और एक पढ़ाया था सिग्मा। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या हमारे पास, लैम्डा, जिसके चारों ओर एल लंबाई का क्या लिखा हुआ है, ये एल लंबाई का। एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, तो ये एल है। तो ये एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींच दे इस तरीके से। गॉसियन पृष्ठ क्यों देखो गॉसियन पृष्ठ क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि गॉस की प्रमेय का है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो इसको बोल रहे हैं गॉस की प्रमेय का। हाँ, ये गॉसियन पृष्ठ बोल रहे हैं इसी वजह से। और इसका मतलब ये भी है कि गॉस की प्रमेय से हल होगा ये। गॉस की प्रमेय का जो गॉस की प्रमेय उसका सूत्र लगेगा इसके अंदर। आगे पढ़ो। तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ये देखो ये तार है, ये वाला हमारे पास, ये धनावेश भरा हुआ है इसमें। इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या हमारे पास, ये P है, ये है P। जहां E व DA वेक्टर के बीच में कोण थीटा बनता है। तो कोण क्या बन गया हमारे पास, थीटा बन गया। थीटा बना दिया इसको, तो कोण क्या बनता है यहाँ पे, थीटा बन जाता। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र देखो फिर आ गया। ये जितने भी डेरिवेशन हमने सोल्व करे थे, ठीक, उसमें वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला तो लगना ही है। तो सोल्व करो, सोल्व ऐसे ही होगा। क्या था, डीए क्षेत्रफल से, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखते हैं कौन बताएगा। हाँ तुम बताओ, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बताओ क्या था। फाई ई बराबर था ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला था वैद्युत फ्लक्स का। ठीक, हाँ तुम बताओ, वेक्टर का मार्क हटता तो क्या आएगा, क्या आएगा, कोस थीटा। क्यों आया कोस थीटा, हाँ वेक्टर तो हट रहा है, और वेक्टर हटाने की वजह से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में एंगल क्या बन गया, हाँ, तो इंटू डी ए क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब बात आती है थीटा क्या रखें, थीटा रखेंगे क्या हम, जब भी इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाए सीधी सीधी गुजर के, वहाँ पे हम रखते हैं 0 डिग्री। याद रखो क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू फिट होगी, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, देखो चूंकि हम जानते हैं कोस 0 का मान होता 1। तो याद रखो कोस 0 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास फाई ई आ चुका है ई इंटू डी। अब ध्यान से देखो, कोस 0 का मान 1 फिट करूँगा तो यही आ जाएगा, वापस यही आएगा ना। तो बराबर क्या आ गया, इंटू डी ए। अब इंटू डी ए का मान हम फिट करते हैं, कैसा करेंगे वो सुनो। तो फाई ई बराबर आ गया हमारे पास ए इंटू डी ए, और डी ए यहाँ पर इसका समाकलन क्या होगा, देखो समाकलन हो जाएगा इसका ए इंटू डी इंटू डी। अब कर रहे हैं हम इसका समाकलन। समाकलन का मार्ग इस तरीके से लगता ही है, सुनो ध्यान से कैसे होगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो याद रखो, चूंकि हम जानते हैं ये क्या है, बेलन है, और बेलन का सूत्र होता, देखो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, ये होता 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। इसका सूत्र याद करना पड़ेगा तब इसको सोल्व कर पाओगे। तो फाई ई बराबर आ चुका हमारे पास, ये ई जो है कोसेंट वैल्यू, इसको बाहर लिख लेंगे हम, और डी ए क्या है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल है। और देखो ये जो डी ए है ना हमारे पास, डी ए, ठीक, अब डी ए का समाकलन जैसे करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए इंटू ए। ऐसा क्यों,
क्योंकि कल जो ना परसों बताया था समाकलन dx का क्या होता x, तो ऐसे समाकलन dA का क्या हो जाएगा a। ये वाली कंडीशन फॉलो होगी इसमें। ध्यान से देखो, dA का समाकलन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। dA का समाकलन क्या हो रहा है, a हो रहा ना हो रहा। इस a क्या है, क्षेत्रफल है, और बेलन का समूह पर इसका क्षेत्रफल होता 2πrl। तो इस a की जगह हम क्या लगा देंगे, 2πrl। तो यहाँ पे हमारे पास फाई ई बराबर आ चुका है e इंटू 2πrl। इतना आ गया समझ में। इसको बोलो कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, वो हमने रब कर दी। समीकरण नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब सेकंड वाली बनेगी। अब सेकंड वाली कैसा बनेगी वो सुनिए। देखो अब हम हल करते हैं इसको, चलो यहीं पे कर देते हैं। अब हम सोल्व करेंगे इसको गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। कौन बताएगा गॉस की प्रमेय क्या आई थी सोल्व हो गया। फाई बराबर 1/ε0 इंटू, ये हो गई सेकंड कंडीशन। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे हम। ध्यान से देखो, ये भी फाई है, ये भी फाई है। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर दें। चलो आगे करते हैं। हम करते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। अब समीकरण 1 क्या थी वो लिख पाओ। समीकरण 1 थी हमारे पास, देखो समीकरण 1 थी फाई बराबर इंटू 2πrl। क्या थी, फाई बराबर इंटू 2πrl। एक कंडीशन तो ये थी, और एक थी हमारे पास फाई बराबर q/ε0। ठीक, ये कंडीशन थी। देखो ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, दोनों फाई के मान है। क्या करेंगे वो सुनो। अब ये भी फाई है, ये भी फाई है, हम दोनों को बराबर में लिख सकते हैं। मतलब इसका क्या है कि e इंटू 2πrl जो बराबर होगा, 2πrl जो बराबर होगा वो होगा q/ε0 के, होगा ना, होगा, क्योंकि ये जो अकेला मान है वो इसके मान के बराबर है। अब यहाँ पे शुरू में चले जाओ, रेखीय आवेश घनत्व हमने पढ़ा था, तुम्हें पढ़ाया था हमने रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। कौन बताएगा रेखीय आवेश घनत्व? लैम्डा बराबर क्या था, q/l था हमारे पास। सही है। रेखीय आवेश घनत्व जो तुम्हें थ्योरी लिखवाई थी और बोला था ये काम में आएगी इसके डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए, तब ये काम में आएगी। तो मुझे किसका मान चाहिए, q का। मुझे मान चाहिए इसमें इस q का, और बटे में इसकी गुणा में जाएगी। तो लैम्डा l कर दो या l लैम्डा कर दो, मर्जी है। मुझे मान चाहिए q का, बटे में तो इसकी गुणा में चले गई, तो l लैम्डा हो जाएगा, या लैम्डा l कर दो, वो आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इस q की जगह मैं लगा सकता हूँ l लैम्डा, लगा दें। देखो कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास e इंटू, ये हमारे पास e इंटू 2πrl, ये हमारे पास, इस q की जगह लगा देंगे हम l लैम्डा, और बटे में कौन है, ε0। इतना क्लियर है। और पहले सवाल में पूछो, सवाल में पूछा क्या है इन्होंने, सवाल में पूछा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर दो। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई होती है। तो मतलब मुझे इस ई का मान चाहिए, इस ई का मान चाहिए ना। और जिसका मान चाहिए होता है उसको क्या करते हैं हम, ठीक, तो इसको अकेला छोड़ो, मुझे चाहिए ई का मान। ठीक, ऊपर है हमारे पास एल लैम्डा, ठीक, और ये इसके गुणा में कहाँ आई, इसके भाग में, तो ये आ गई हमारे पास 2πrl, और ये हमारे पास ε0। अब मैं इसको क्रम से लिखूंगा। ठीक, पहले एल से एल काट दो, जो बचा उसको लिखो, और इसको लिखो क्रम से। ध्यान से देखो, तो ई बराबर आ चुका हमारे पास, ऊपर आया हमारे क्या आया हमारे पास, लैम्डा, और नीचे आया हमारे पास 2π, और ये ε0, और ये है r, 2π ε0 r, क्रम से लिख दो इसको। क्लियर है।
अब देखो जब तुम न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, इसका आंसर तो वैसे ही आ गया है, आंसर तो ये आ गया है। अब तुम न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो सुनो। ऊपर 2 से गुणा करनी पड़ेगी तो नीचे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कंडीशन होती है अगर ऊपर 2 से गुणा करो तो नीचे भी 2 से गुणा करोगे, ऊपर 4 से करो तो नीचे भी 4 से करोगे। जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो 2 लैम्डा कर देगा ऊपर, 2 से गुणा करूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देगा, 2 दूनी 4 कर देगा ना, और आर। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस वजह से बनाया हमने क्योंकि ये न्यूमेरिकल में सोल्व होता रखा जाता है इसका मान। अब देखो ध्यान से, जिसके गुणांक कुछ नहीं होता एक तो होते ही, तो यहाँ पे एक होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम। ध्यान से देखो ऊपर कौन बचा मेरे पास 2 लैम्डा और नीचे कौन बचा आर। अब जब तुम न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू फिट करोगे, ठीक। इसके यहाँ में एक और भी बना सकते हो, ई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता के, क्या होता हमारे पास के, और ये बचा हमारे पास 2 लैम्डा बटे में कौन है आर। एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक। अब चाहो तो इसका मान भी फिट कर दो, के का मान क्या होता 9 गुणा के 10 की पावर 9 इंटू 2 लैम्डा बटे में आर। जब भी तुम न्यूमेरिकल सोल्व करोगे इस डेरिवेशन का तो तुम्हें सूत्र लगाना ये वाला, ठीक। चाहो तो पेपर में यहीं पे छोड़ कर आ जाओ, मात्रा इसका न्यूटन बटा कूलम होता ही है धातु क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखो और बताओ तुम्हें कहाँ से समझ में नहीं आया है, वहीं से बताएंगे हम। चलो एक बार वो बता दें। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है और यह है अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, अनंत लंबाई का है, ठीक। अब इसकी थ्योरी इसको डायग्राम को देख के लिख सकते हो। माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, तो ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। मान लो कोई केबल है तो अनंत लंबाई है, अनंत लंबाई का मतलब इसकी लंबाई का पता नहीं है कितनी लंबाई है, 100 मीटर 200 मीटर 1000 मीटर, इस तरीके से अनंत लंबाई इसको कह दिया है। जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो तुम्हें बताया था ये जो तार होते हैं ये होते हैं रेखा के समान, तो रेखीय आवेश घनत्व होगा इसका। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है लैम्डा है, जिसके चारों ओर एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। तो जिसके हमारे चारों ओर क्या है, चारों ओर क्या है एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ है, ये कहेगा हमारे पास एल लंबाई। तो एल लंबाई का क्या है ये गॉसियन पृष्ठ है। आगे समझो, तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो हमारे पास तार ये है आर, ये तार है ना बीच में, और ये है आर, इस आर दूरी पर क्या एक बिंदु ई है। जहां पर ई व डीए के बीच में कोण थीटा बनता है, इसलिए डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डीए क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। इसी वेक्टर का मान घटाओ, कोशिश आएगा, कोस 0 की वैल्यू करोगे 1 और 1 रखोगे तो 1 से गुणा करके वही आ जाएगा सिंपल इंटू डीए। अब समाकलन करेंगे, जैसे समाकलन करोगे तो डीए क्या है हमारे पास इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल है इसका 2 पाई आर एल। क्या है 2 पाई आर एल, क्यों है क्योंकि ये बेलन है, ये बेलन का इसका सूत्र होता है। तो डीए का क्षेत्रफल हमने रख दिया ए, और ए की वैल्यू हमने फिट कर दी, ए की वैल्यू 2 पाई आर एल। इसको कह दिया हमने सेकंड, ये जो है समीकरण नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट है ये, तो समीकरण क्या होगी फर्स्ट हो गई। गॉस की प्रमेय से हल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय का ये सूत्र होता। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास सोल्व हो गया था, ये हमारे पास गॉस की प्रमेय है, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, मतलब ये भी फाई है, ये भी फाई है। जब ये वाला मान इसके बराबर है तो ये वाला मान इसके बराबर होगा, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों है तो फाई। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हमने बराबर में रख दिए, मतलब ये जो है ये इसके बराबर है, बराबर में रख दिया हमने। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। इसकी थ्योरी क्या थी कि एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है वो उसका लैम्डा होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। अब ध्यान से देखो, हम Q का मान निकाल रहे हैं, तो इससे इसकी गुणा करेंगे तो लैम्डा एल हो जाएगा, ये एल लैम्डा हो जाएगा, बात एक ही है, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस Q की जगह हमने लगा दिया एल लैम्डा। अब ध्यान से देखो, जो गुणा में इसकी भाग में आएगी, भाग में ले आए, एल से एल डिवाइड हो गया, यहाँ से बचा लैम्डा, और ये हमने क्रम से लिख दिया। अब चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक, मगर तुम आगे भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, ये आएगा न्यूमेरिकल के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं हम, जब 2 से करेंगे तो इसको कर देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसी करेगा तो इसकी वैल्यू होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, नीचे ऊपर कौन है 2 लैम्डा, नीचे कौन बचा आर, ये हमें सूत्र निकालना था, और ये सारा मान किसका होता है के का, और के की वैल्यू होती है।
तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान डेरिवेशन है। और इसको भी नोट कर दो। इसके जो कई सारे डेरिवेशन हम सोल्व कर चुके हैं गॉस की प्रमेय के। तो हमने गॉस की प्रमेय सोल्व कर ली है और अनंत लंबाई के चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब जो डेरिवेशन है ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में। क्वेश्चन इस तरीके से मालूम करेगा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर या अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अचालक चादर मालूम कर ले या अचालक सीट मालूम कर ले, तो सीट भी आ जाता पेपर में लिखा हुआ इस तरीके से। तो ये अचालक चादर होती है। अब ध्यान से देखो बनी कैसे है। इसको समतल बोल रहे हैं क्योंकि समतल ही होती है चादर। ए बी सी डी क्या है? समतल क्या है? अचालक चादर है जिस पर एक समान रूप से ये प्लस क्यू आवेश क्या है? वितरित है या फैला हुआ है। तो चादर ले ली इन्होंने। जैसे चादर एक तरीके से सोलर पैनल होता है ना, उस पर आवेश फैल जाता धूप से, होता ना होता। तो एक समान रूप से क्या है? इस पर आवेश फैला हुआ है या वितरित है, ऐसे कह सकते हैं। अब इसके दोनों तरफ एक छोटा सा अवयव इन्होंने डीए लिया, एक ये है छोटा सा अवयव ये पूरा, और एक ये है। अब इन्हीं दोनों अवयव पर, मतलब ये जो डीए है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है कि ई का मान कितना आएगा। अब देखो इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी हिंदी है, ये जो है ये है सिग्मा की, मतलब आवेश के पृष्ठ घनत्व की। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व से इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो देखो सुनो, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश का घनत्व कहते हैं तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं तथा इसे प्राय सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या वो सुनो। तुमने पढ़ा था सिग्मा बराबर क्या था? Q अपॉन ए। इसकी जो थ्योरी है पहले लिखवा चुके हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसको बोलते हैं पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो इसकी थ्योरी तुमने पहले पढ़ ली है, अब वो इस काम में आएगा। देखो अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इसकी हिंदी है ये है इसके डायग्राम की। अब देखो डायग्राम की हिंदी क्या लिखी है? माना कि अनंत विस्तार के एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। समझो इसको ध्यान से। अनंत विस्तार की एक समान क्या है? चादर है जिस पर क्या बोला गया? धन आवेशित उपस्थित है, ये फैला हुआ है। तो इस पर ये धन आवेश है, मतलब प्लस है, तो प्लस को बोलते हैं धन आवेशित। और कैसी है प्लेट? ये अचालक समतल शीट है। तो इसके तल पर जो आवेश फैला हुआ है उसको बोलेंगे पृष्ठ घनत्व। तो अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर के निकट चादर से दूरी पर एक बिंदु P है। तो ये जो चादर है इससे एक दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। एक तरफ क्या है? ये P है, एक तरफ क्या है? ये P डैश है। ये क्या है? चादर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पर क्या है? एक बिंदु क्या? P डैश है। तो इसी को लिखा गया है निकट चादर से दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस पर P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दोनों को जोड़ के। मतलब यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी, दोनों को जोड़ के पता चलेगा। माना कि चादर के दूसरी ओर, तो एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ कौन है? P डैश। दूसरी ओर बिंदु P के सममित बिंदु P डैश है। सममित का मतलब उसी तरह, जैसे यह है वैसी इधर है। बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो एक सिरा यह है, एक सिरा यह है, ये पूरा बेलन बना हुआ है। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या है? ये बेलन है। अब मान लो इसकी थ्योरी याद ना, तो इसके डायग्राम से थ्योरी लिख दो। कैसे लिखोगे वो सुनो। माना ABCD एक समतल आवेशित क्या है? अचालक चादर है। समतल आवेशित क्या है? हाँ, अचालक चादर है जिस पर एक समान रूप से ये प्लस की आवेश फैला हुआ है। इतना आ गया समझ में? फिर क्या लिखोगे? चादर से कुछ दूरी पर या और दूरी पर, ऐसे लिख सकते हो। कुछ दूरी पर एक क्या है? बिंदु P है, ठीक, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और उसी तरह एक बिंदु पर क्या है? P डैश है जिस पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक छोटा सा अवयव क्या है? DA है। ये अवयव कह सकते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल कह सकते हैं, क्या है? DA है। तो थ्योरी इसकी तुम बना के भी लिख सकते हो। मान लो तुम्हारी ये थ्योरी याद ना हो रही, ये जो थ्योरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये एक्स्ट्रा थ्योरी है। तुमने इस डेरिवेशन को सोल्व करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक की थ्योरी ना लिखी, केवल यहाँ से लिख दी तुमने माना से, तो इतनी काफ़ी है। मान लो तुमने ये भी ना लिखी, इससे बना के लिख दो,
तो भी चलेगी। अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो सुनो। तो बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा, ये बताओ बताओ। ये लिखा था हमने कि डीए क्षेत्रफल से होकर, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला, हाँ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या था, वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स जो था वो क्या था, इसका फॉर्मूला बताओ। हाँ, इसका फॉर्मूला था तुम्हारा फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये था। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक बिंदु पर तो हमने ये ले लिया ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, तो दूसरे का भी तो लेंगे, तो दूसरे का भी ले लो ई वेक्टर इंटू। अब दोनों तरफ हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने दोनों तरफ ज्ञात करनी है, इस वाले भी, इस वाले छोटे से अवयव डी ए पर भी और इस वाले पे भी। तो इसका भी ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर आ गया, इसका भी आगे होता हो, यहाँ तो कोई परेशानी। अब ध्यान से देखो, तो फाई ई बराबर आ जाएगा हमारे पास ई इंटू डी ए कोस थीटा, ये आ जाएगा, प्लस ई इंटू डी ए कोस थीटा, ये आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो, कोस क्या बनेगा यहाँ पे, 0 डिग्री, क्योंकि सीधी सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही है और जब सीधी सी जाती है तो वहां पे एंगल बनता है 0। तो कोस 0 का मान फिट करेंगे, कोस 0 का मान होता 1, कोस 0 का मान क्या होता 1 होता। आगे सुनो देखो, अब क्या करेंगे हम, जब हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ई इंटू डी ए बचेगा यहाँ से, और यहाँ से भी ई इंटू डी ए बचेगा। तो फाई ई बराबर आ चुका हमारे पास ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू, पता भी चला कैसे। देखो, इस थीटा का मान क्या रखेंगे हम 1, जब ई इंटू डी ए से इस 1 की गुणा करेंगे तो ई इंटू डी ए रहेगा ना, रहेगा, एक से किसी भी चीज़ की गुणा कर दो वही रहता। तो ई इंटू डी ए से 1 की गुणा करेंगे तो ई इंटू डी आ गया। अब इसी ई इंटू डी ए से इसकी कोस थीटा मतलब 1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ई इंटू डी ए। यहाँ तक कोई परेशानी। अब करेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन कैसा करते हैं देखो, समाकलन करने पर, अब बताओ समाकलन कैसे करेंगे। इस तरह का मार्क होता है समाकलन का, तो ये हमारे पास क्या है फाई, क्या है फाई, और ये एक छोटा सा अवयव है, तो तुम यहाँ पे डी फाई चलाते रहो, यहाँ पे चलाते रहो डी फाई, क्योंकि यहाँ पे हमें काटना है। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या डी फाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए प्लस समाकलन ई इंटू डी ए। इतना आ गया समझ में, क्योंकि जो समाकलन होता है ये डी फाई ही होता है। वैसे फाई बराबर ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर लगा दो, या फिर डी फाई लगा दो। अब डी फाई यहाँ पर करेंगे इसका समाकलन। अब देखो समाकलन कैसे हो रहा है इसका, तो मैं इसका एक सूत्र बताया था कि समाकलन dx का क्या होगा x, और समाकलन डी फाई का क्या होगा, क्या होगा। तो मैं ये बताया था कि समाकलन dx का x होता है, इसको इसका क्या है सूत्र है, ये इंटर क्लास के मैथ का फॉर्मूला है, याद रखो। या फिर ऐसा समझ लो डी से समाकलन हटेगा, तो डी से समाकलन हटेगा तो फाई बच जाएगा, यहाँ पे x की जगह बाई होता तो बाई आया था। इतना आगे समझ में, ये कई बार यूज हो चुका है ये फॉर्मूला जो है। अब यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, फाई बच गया, यहाँ से क्या बच गया, फाई बच गया। अब ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है बाहर आ जाती है, यहाँ से बचा डी ए, यहाँ से बच गया हमारे पास डी। इतना आ गया समझ में, ठीक। अब जिससे पूछेंगे बताएगा समाकलन डी ए का, हाँ ये बताएगी, नहीं में बताएगी समाकलन डी ए का क्या होता है समाकलन, जैसे कि dx का x है तो dA का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पे x था तो x आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे फाई है तो फाई आ गया, यहाँ पे dA है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाई बराबर आ चुका मेरे पास
E इंटू ए, क्योंकि डी ए का समाकलन क्या आ गया, ए आ गया। ऐसे यहाँ पे करो E इंटू ए। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। जब ई ए में ई ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इस ई ए में ई ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2EA। जब हम एक ई ए में एक ई ए जोड़ देंगे तो 2EA हो जाएगा। देखो एक ई ए है, एक ई ए है तो 2E हो गई। एक ए ये है, एक ए है तो 2A होंगे, तो 2 से एक ही गुणा करेंगे तो 2A हो गए, मतलब 2 ही ई हैं 2 ही ए हैं। तो ई ए में ई ए जोड़ेंगे तो 2EA हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी बताओ, क्लियर। अब हम इसको हल करेंगे गॉस की प्रमेय से, क्योंकि क्या है ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में गॉस की प्रमेय यूज होती है। तो अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय थी हमारे पास फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर वैसे लिख दो, बात एक ही है। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली, समीकरण हमने सेकंड मान ली, इसको ऐसा मान लो, ठीक। देखो ये भी फाई ई बराबर है और ये भी फाई ई बराबर है, मतलब ये जो 2EA होगा, 2EA होगा, ये बराबर होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा ना, होगा। चाहो तो हिंदी लिख दो, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1, हाँ, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक। तो समीकरण 1 हमने ये मान ली, ये दूसरी है, दोनों को हल कर दें, ठीक। अब ध्यान से देखो, चूंकि मैं जानता हूँ ये जो Q होता ये किसके बराबर था, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए है। मुझे Q का मान चाहिए तो बड़े की संख्या इसके गुणा में जाएगी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। कैसा आ गया पता चला, एक बार और सुनो, सिग्मा बराबर होता है Q बटा ए, ये पहला पढ़ा चुके हैं इसकी थ्योरी। मुझे Q का मान चाहिए, इसके भाग में इसके गुणा में जाएगा तो सिग्मा ए कर देगा, कर दिया, ठीक। तो चूंकि मैं लगा सकता हूँ कि Q जो है, ये जो Q है ये सिग्मा ए के बराबर है, ये वाला जो Q है ये सिग्मा ए के बराबर है, ठीक। अब देखो आंसर आने वाला है इसका। तो यहाँ पर है हमारे पास 2EA बराबर, इसकी जगह मैं लगाऊंगा सिग्मा ए, और नीचे कौन है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है। अब ध्यान से देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो गुणा में इसके भाग में हो जाएगी, बाद में भी काटेगी ना काटेगी, तो तुम ऐसे काट सकते हो। मुझे ई का मान चाहिए, क्यों, क्योंकि सवाल में पूछा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर दो, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई होती है, ठीक। ऊपर कौन है मेरे पास, सिग्मा, और यहाँ पर कौन बचे मेरे पास 2, और यहाँ से बचा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आ गए ना, बताओ क्लियर है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। यही सूत्र हमें ज्ञात करना था, मात्रक तुम जानते हो, न्यूटन बटा कूलम, एक और होता है इसका वोल्ट बटा मीटर, तो 2 मात्रक होते हैं। आसान है, कुछ नहीं है। देखो इसमें यहाँ पर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर चलाना है 2 बार, क्योंकि दोनों तरफ हमें ज्ञात करनी है, और ऐड करके पता चलेगा। और वो ये है कि cos 0 की वैल्यू बंद रखेंगे तो ए इंटू डी बचेगा, समाकलन करेंगे तो यहाँ से ए और ए मिल जाएगा। इस तरीके से ए और ए मतलब 2a और 2a क्या हो जाए, मतलब ई और ए में क्या जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। इसको समीकरण 1 क्या दी, गॉस की प्रमेय से हल करेंगे, बस काट के आंसर। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हल्का हो जाएगा ये, करो नोट। और अगला वाला डेरिवेशन क्या, चलो इसको भी देख ही लो। गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम का हमें निगमन करना है, मतलब कूलम का नियम हमें निकालना है कि कूलम के नियम का सूत्र कैसा आएगा निकल के। तो इस तरीके से क्वेश्चन मालूम करता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से 2 बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब बल का मान ज्ञात करना, मतलब F का मान ज्ञात करना हमें इसमें। अब देखो ये क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है,
तो उसी तरह का चित्र है इसके अंदर। तो सुनो ध्यान से, इसकी हिंदी क्या लिखोगे। माना कोई बिलगित बिंदु आवेश Q है, तो ये हमारे पास बिलगित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गोल है ये। बिंदु आवेश क्यों बोल रहे हैं, कि ये बिंदु जैसा ये है एरिया। तो जिस पर क्या है, जिसके केंद्र बिंदु ऊपर क्या रखा है, यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा है। तो बिंदु आवेश क्या है, प्लस Q। वायु या निर्वात में बिंदु ऊपर रखा है, तो ये वायु में भी हो सकता गोला, या निर्वात में भी हो सकता, मतलब जहाँ पे हवा ना हो। ओ पर रखा है, इससे r दूरी पर। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इससे O से ये r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु से गुजरता हुआ Q को परिवृत किए हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तो इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। जो इसमें गोल गोल खींच दिया, इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। इस बिंदु पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से P की दिशा में पृष्ठ के लंबवत होगी। तो P के परिधि किसी पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल dA का जो क्षेत्रफल है वो dA भी E की दिशा में होगा। इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है ही। अब मान लो ये जो इसका सॉल्यूशन है, ये आसान कैसे होगा वो सुनो। इसको हम ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स है, और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बताइए। वैद्युत फ्लक्स क्या था हमारे पास, फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, ये इसका सूत्र है। ठीक, पूरा लगाओ। डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब बताओ वेक्टर का मान घटेगा तो क्या आएगा, तो डी फाई ई बराबर आ चुका हमारे पास ई इंटू डी ए कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब फिर से वही बात है, कोस जीरो वैल्यू फिट होगी यहाँ पे। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डी फाई ई बराबर यहाँ से आ गया हमारे पास ई इंटू डी। अब वही बात है, इसका भी क्या करेंगे, समाकलन करने पर समाकलन कर दो इसका। समाकलन डी फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी हो जाएगा। अब फिर से बताओ, कौन बताएगा, डी फाई का समाकलन क्या होगा, क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। वही बात आ गई, समाकलन डी एक्स का जब एक्स है तो डी फाई का फाई बचेगा। अब यहाँ से जो कोस्टेंट है उसको बाहर ले लिया हमने, यहाँ से क्या बचा मेरे पास, डी बचा यहाँ से। ठीक, तो फाई ई बराबर आ चुका मेरे पास ई इंटू ए आ गया। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, वो कैसा है, गोल है। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता, बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि हम लगाएंगे गोले का क्षेत्रफल, ए बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका। अब ध्यान से देखो, ये जो फाई ई है, यहाँ से है मेरे पास ई इंटू इस ए की जो वैल्यू है, यह है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक, अब इसको कह दो समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण हमने इसको फर्स्ट कह दिया। अब ये क्या है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय से हल करेंगे। तो गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, फाई ई बराबर था क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या दो कंडीशन नंबर सेकंड। बताओ, इतना क्लियर है। आगे फाई बराबर क्या मेरे पास ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, और इस इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट है, और ये गॉस की प्रमेय होती है। देखो फाई का मान ये रहा और फाई का मान ये रहा, मतलब ये सारा मान इसके मान के बराबर होगा।
तो बराबर में रखते हैं हम इसे, बराबर में रखो इसको, दूसरे कलर से करते हैं। यहाँ से हमारे पास E इंटू 4πr², और यहाँ पर है Q/ε0। ये है सवाल में था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा, मतलब क्या E का मान मुझे चाहिए, तो ध्यान से देखो गुणा में इसके भाग में जाएगा। ठीक, तो Q बटा यहाँ पर आ गया मेरे पास 4πr², 4πr², और यहाँ से क्या आ गया ε0। अब मैं इसको क्रम से लिख रहा हूँ, जहाँ पे गुणा में कुछ नहीं होता एक होता ना होता, तो E बराबर आ गया मेरे पास 1/4πε0, 1/4πε0। ऊपर आ गया Q और नीचे कौन आ गया। ये जो सूत्र है ये कई बार हमने सिद्ध कर दिया, कई बार सिद्ध कर चुके हैं इस वाले सूत्र को, मगर हमें किसका मान चाहिए इसमें याद है कुछ? हमें जो मान चाहिए इसमें, हमें मान चाहिए बल का, क्योंकि सवाल में पूछा था ना कि कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, कूलाम के नियम में कौन आता? बल। और कूलाम के नियम का सूत्र किसके याद है? याद है ना, तो वो ही लाना है। तो ध्यान से देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर था F/Q, और Q0 था। Q0 लगाओगे या ना लगाओ तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पर परीक्षण आवेश होता है वहाँ पर Q0 लगाते हैं। ठीक, मुझे मान चाहिए F का। ठीक, ये भाग में इसके गुणा में जाएगा, तो मतलब E इंटू क्या कर देगा Q0। क्लियर है? अरे E इंटू Q0 कर देगा ना, कर देगा। F हमने ऐसे लिखा, ये बटे में इसके गुणा में गया, E इंटू Q0 हो गया। मुझे F का तो मान चाहिए इसमें, क्योंकि कूलाम का नियम का हमें सूत्र निकालना है। इस E की जगह E का मान लगा दे, सारा ये लगा दो 1/4πε0, और क्या है Q/r², ये लगा दिया इंटू, और ये हमारे पास क्या है Q0। अब इसको क्रम से लिखते हैं, 1/4πε0, उसमें क्या चलता था Q1 Q2, यहाँ पर आ गया Q इंटू Q0, तो Q इंटू Q0 आ गया, इसके अंदर आ गया, बटे में कौन है, तो ये क्या है हमारे पास कूलाम का नियम, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है ना, तो ये आ गया हमारे पास कूलाम के नियम का फॉर्मूला। तो यही इसमें पूछा था इस सवाल में कि बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो बल क्या होता है हमारे पास, बल होता है F, तो बल के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना था। तो पहले तो तुम इसको नोट करोगे, करो नोट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी आता है एग्जाम में, देखो कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। एक तुमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति और ये है निरक्षीय स्थिति वाला। तो क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होता है पेपर में कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब ये का मान इसमें चाहिए। अब देखो इसकी हिंदी कैसे लिखोगे डायग्राम से, तो डायग्राम को देख के इसकी हिंदी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, माना -Q तथा +Q आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें एक -Q आवेश और एक +Q आवेश हो, और जिनके बीच की दूरी कितनी है 12 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 12, क्योंकि ये जो L है और ये जो L है दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और ये मध्य बिंदु क्या है O है, ये जो मध्य बिंदु है क्या है O है। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु ये P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो हिंदी है इस डायग्राम से लिख सकते हो इस तरीके से, माना -Q आवेश तथा +Q आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 12 है, तथा मध्य बिंदु क्या है O है। ये है मध्य बिंदु, मतलब सेंटर का पॉइंट है। तो मध्य बिंदु O है, और मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये कंडीशन कैसी है, और यह है निरक्षीय स्थिति। अब सोल्व कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। +Q आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही है कौन जा रही है निकल के E1, ये जा रही है E1, और -Q आवेश से आएगी E2, इस तरीके से। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो तुम लिखोगे इस तरीके से, कैसे लिखोगे वो सुनो। पहले हम निकालना है +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम किससे निकाल रहे हैं? प्लस के आवेश से निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा आएगी, ध्यान से देखो। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है हमारे पास? E1 है। तो निकालो, देखो E1 का मान यहाँ पर निकालेंगे हम। तो E1 बराबर इसका फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 के Q अपॉन, अब ध्यान से देखो, इसका जो कण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कण का मान जो है अंडर रूट के अंदर r² प्लस l² आएगा। कैसा आएगा वो सुनो। एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग क्या होता है? ये होता है तुम्हारा कर्ण। जब l का वर्ग करेंगे तो l² हो जाएगा, r का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? r² हो जाएगा। और जब इनका स्क्वायर का बाहर लेके जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इस तरीके से। तो ये बनेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे q अपॉन लगाओगे तुम अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर कौन है? r² प्लस l²। तो हमने लिखा r² प्लस l², और इस पर लगाएंगे हम होल स्क्वायर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नीचे होल स्क्वायर चलता है। अब हम इसको बोलेंगे, देखो अब ये जो स्क्वायर है ये रूट काट देता, याद रखो स्क्वायर से रूट कट जाता। तो यहाँ पे जो समीकरण बनेगी वो देखो क्या बनेगी, ध्यान से देखियो। तो E1 जो आएगा वो आएगा 1/4πε0 के Q अपॉन, अब अंडर रूट तो कट गया है तो यहाँ से बचेगा तुम्हारे पास r² प्लस l², और इसको कह दो समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। अब ध्यान से देखो, हम -q, ये जो प्लस q आवेश है इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल चुके हैं। अब -q आवेश से निकालेंगे E2 का मान। तो इसी तरीके से लिखोगे जैसा अभी लिखा, लिखोगे -q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम निकाल रहे हैं -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा आएगी, सुनो ध्यान से। अब ये होगी E2, क्योंकि डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा कि -q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी निकल के E2। अब फॉर्मूला यही निकलेगा, क्योंकि E का जो मान होता है वो यही होता है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है ये पहले हम पढ़ा चुके हैं, 1/4πε0 के Q अपॉन, देखो, और ये जो कण का मान है यही है इसका भी, अंडर रूट के अंदर क्या है? r² प्लस l², इस पर चढ़ाएंगे हम होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से फिर रूट कटेगा, अब जो बचेगा वो समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ से E2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 1/4πε0 के Q बटा r² प्लस l², और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखियो, कैलकुलेशन को समझियो ध्यान से, करना क्या तुम्हें। अब यहाँ पे देखो, ये जो P बिंदु है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ेंगी आन के, तो हमें E का मान चाहिए। तो E का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर हम कुल परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, सुनो। अब यहाँ पे ध्यान से देखियो, E का मान मुझे चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल पता चल जाएगी, E का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे E1 प्लस का E2, ठीक। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा कोस थीटा का, ये वाला एक कोस थीटा का एंगल बनेगा। तो पूरा लिख दें यहाँ पे, कोस थीटा का मान पूरा लिख दें, देखो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, क्योंकि एंगल दोनों के साथ थीटा बन गया है, ठीक। देखो E1 के साथ भी थीटा बन गया है और E2 के साथ भी यहाँ पे थीटा बन गया है, ये बन गया थीटा, एंगल बन गया नहीं। तो अब यहाँ पर कोस थीटा कॉमन लेंगे हम, तो E का मान तो मुझे चाहिए, कोस थीटा कॉमन लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी थीटा आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो बाहर खिंच जाएगा।
तो cos थीटा हमने बाहर खींच लिया, तो यहाँ से कौन बचेगा E1 और यहाँ से बचेगा E2। cos थीटा बाहर को आ चुका है तो यहाँ से बचा E1, यहाँ से बचा E2। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू फिट कर देते हैं इसकी। E का मान तो मुझे चाहिए। अब cos थीटा होता क्या वो सुनो। cos थीटा का फॉर्मूला याद रखियो। cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता आधार बटे कर्ण। इसका फॉर्मूला होता आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण इसका फॉर्मूला होता। ठीक, आधार कौन है मेरे पास? L। ठीक, आधार कौन है मेरे पास? L, ये है L। कर्ण हमारे पास ये वाला है, ये तिरछी सी रेखा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण है हमारे पास अंडर रूट के अंदर r² प्लस L², इतना ही है। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू तो हमने यहाँ पर रख दी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे E1 है और E1 का मान हम क्या निकाला? हमने ये वाला मान ये निकाला ना, तो हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, और क्या है Q बटा r² प्लस L² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q बटा r² प्लस, ये सारे हमने मान यहाँ पे फिट कर दिए। सही है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कैसी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए। E का तो मान मुझे चाहिए, L कौन अंडर रूट के अंदर यहाँ पे है r² प्लस L²। इसको ऐसे ही लिखते रहो। जब नीचे की वैल्यू एक जैसी होती है तो उसको एक बार नोट करते हैं। देखो ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो है एक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम टू सेम है, नहीं है? ये जो सेम टू सेम वैल्यू है, हाँ, ये जो सेम टू सेम वैल्यू है इसको एक बार लिखेंगे नीचे। यहाँ पर हमारे पास कौन है 4 पाई एप्सिलॉन0 और K, और कौन है यहाँ पे r² प्लस L²। इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम है। ठीक, अब जब बीच में प्लस हो तो ऊपर की वैल्यू ऐड कर दो। देखो Q का ना Q एक Q होगा, Q का ना Q एक Q होगा, तो एक Q में एक Q जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2Q। इतना क्लियर है? जब नीचे की वैल्यू होती है उसको ऐसे लिख देते हैं और ऊपर को ऐसे जोड़ देते हैं, अगर प्लस को तो जोड़ देते हैं। Q में Q जोड़ेंगे तो 2Q हो गया। इतना क्लियर है? आगे सुनो, ब्रैकेट क्या होती है? गुणा। तो याद रखो ब्रैकेट क्या होती है? गुणा होती है। तो E का मान मुझे चाहिए, 2Q से L की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2QL। 2QL क्लियर? अब देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे। यह है 4 पाई एप्सिलॉन0 के r² प्लस L², ये है। अब मुझे इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पर जो रूट में वैल्यू है ये हमारे पास r² प्लस L², r² प्लस L², ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक, ध्यान से देखो, ये जो रूट होता, याद रखो, ये जो रूट होता ये इसका मान होता है 1/2। तो मैं इस रूट की जगह इसकी वैल्यू फिट कर दूंगा 1/2। ठीक, अब ध्यान से देखो, ऐसी कंडीशन में L² को नगण्य कर देते हैं। कर देते हैं तो तुम लिख दो यहाँ पे L² को नगण्य करने पर, नगण्य करने पर। तो जब L² को नगण्य कर दोगे तो L² को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो देखिए ध्यान से। E का मान मुझे चाहिए, E का मान चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर कौन है 2QL, 2QL। तो L² को तो हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी जो पावर है ये वाली, ये कट जाएगी। है समझ? जैसे मान लो ये r² लिखा हुआ है और इस पे चढ़ा दिया हमने 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 और ब्रैकेट क्या होती है गुणा, बटे में कौन आता हो तो 2 से 2 कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो इस वजह से इस 2 से 2 काट सकते हैं, और L² को हमने नगण्य कर दिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से बचा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन0 के, ये बचा, और L² को हमने छोड़ दिया है
जब एक आर से आर स्क्वायर की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर की पावर 3 आएगा। तो ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आर स्क्वायर और आर ये है, तो 2 ये है, एक यह घात कितनी चढ़ जाएगी, 3 चढ़ जाएगी। अब इसको तोड़ के लिख दो, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक होता नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर आ जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ चुका है, ठीक। और ऊपर कौन बचा, 2QL, 2QL, और नीचे कौन बचा मेरे पास, R की पावर 3। चूंकि मैं जानता हूँ P बराबर होता 2QL, P बराबर होता हमारे पास 2QL, तो E की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2QL की जगह क्या लगा सकते हैं, 2QL की जगह हम लगा सकते हैं P। अरे P जो है वो 2QL के बराबर है ना, नीचे कौन है, R की पावर 3। ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था, इसका मात्रा होता न्यूटन बटा कूलम। तो इस तरीके से 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, सोल्व कर लो आसान तरीके से, बस हो गया कंप्लीट, करो नोट।